प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि किस तरह से हम बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बना करके किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक न्यू मेथड देखते हैं, दैट इज सर्कल ग्राफ या जिसको पाई चार्ट भी कहते हैं। सर्कल ग्राफ मतलब ये इस तरह का ग्राफ होगा जिसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यस, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट को हम सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वो अपने जो डेली रूटीन है उसमें होमवर्क करने के लिए, अदर्स काम में, प्लेइंग में या स्कूल जाने में, स्लीपिंग में दिन के कुछ घंटे व्यतीत करता है। तो हमारे बुक में एक सर्कुलर वे में इसको ही बनाकर दिया हुआ है कुछ जो टोटल 24 आवर्स होते हैं। इन 24 आवर्स में किस तरह से वो अपने टाइम बिताता है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इस 24 आवर्स में से 8 आवर स्लीपिंग में जाता है, सोने में। इसके बाद 4 आवर स्टडी में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6 आवर्स स्कूल में उसके बीतते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्ले, खेलने में उसका बीतता है 3 आवर, और जो बचे हुए आवर्स हैं, बचे हुए 3 आवर्स वो अदर काम में हैं, जैसे कि खाना, नहाना, इस तरह से। तो इस टोटल 24 आवर्स का यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि इस 24 में से 8 आवर्स स्लीपिंग टाइम है, 6 आवर्स स्कूल टाइम है, 3 आवर्स प्लेइंग टाइम है, 4 आवर्स स्टडी टाइम है और 3 आवर्स अदर काम के लिए है। तो जब इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे कहते हैं पाई चार्ट या इसको कहते हैं सर्कल ग्राफ। अब पाई चार्ट यहाँ पर हमने बना दिया, तो हम इसको देख करके क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम वो किस में बिता रहा है। तो आप सिर्फ ग्राफ को देखेंगे, अगर आपने घंटा नहीं पढ़ा, केवल ग्राफ को देखेंगे तो सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ा सेक्टर ये दिख रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्लीपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम उसका बीत रहा है, 8 आवर्स। अब सर्कल ग्राफ जब हम बनाते हैं तो कभी कभी हमें ये नहीं गिवन होता, ये टाइमिंग नहीं गिवन होता और हमें डायरेक्ट ये टोटल टाइमिंग दे दिया जाता है और ये टाइमिंग हमें पता करनी होती है। तो ये हम अपने से पता करते हैं, और साथ ही हमें कभी कभी इनमें से कोई एक दिया होगा, बाकी फाइंड करने होंगे, कभी इनकी टाइमिंग्स या इनके डिस्ट्रीब्यूशन दिए होंगे और ये टोटल फाइंड करनी होगी। तो इस तरह से पाई चार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। का क्वेश्चन इसमें और भी आता है कि हमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है और यहाँ पर जो बनता है एंगल, ये हमें फाइंड करना होता है। तो जब भी आप पाई चार्ट बनाएंगे तो ये एंगल बहुत ही ज़रूरी होते हैं इसको फाइंड करना। तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का टोटल एंगल अगर हम देखेंगे तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री जो है वो इन सब में बट गया। अब किस भाग में कितना डिग्री आएगा, मतलब यहाँ पर एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री है, वो हमें फाइंड करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट में पढ़ेंगे। ये अभी 8th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि आप आगे जा कर के जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे आप कोई भी अपना स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए या सेंट्रल बोर्ड का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी एक टॉपिक होता है पाई चार्ट और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए, टोटल एंगल हमें पता चल गया 360 डिग्री। हमें ये 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम इससे एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल में हम फर्स्ट ले लेते हैं जो हमें टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो, सेकेंड हम ले लेते हैं फ्रैक्शन, ओके, और थर्ड में हमें मिल जाएगा एंगल। अब हमें ये कैसे फाइंड करना है आप देखिए। फर्स्ट है
यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पर्पस भी एक ले सकते हैं। सबसे पहले आपने लिया स्लीप, स्लीपिंग पर्पस के लिए टाइम कितना है 8 आवर। अब ये जो फ्रैक्शन है ये हम इसमें क्या निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में हम फाइंड करते हैं कि ये जो 8 आवर है वो एक टोटल जो आवर है 24 आवर्स उसका ये कितना पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टाइम है और जो टोटल टाइम है उसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, गिवन टाइम को न्यूमरेटर में, टोटल टाइम को डिनोमिनेटर में। तो हमें ये क्या मिला 1/3, मतलब 8 आवर्स टोटल एक दिन का या 24 आवर्स का 1/3 पार्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्कूल पर्पस के लिए। स्कूल पर्पस के लिए है 6 आवर्स, तो हम इसको करेंगे 6/24 दैट इज़ 1/4। तो ये 1/4 पार्ट है। इसी तरह से आप लीजिए, यहाँ से मैं इसको मिटा रही हूँ, आप यहाँ से लीजिए प्ले के लिए दिया हुआ है 3 आवर, तो ये हो गया 3/24 दैट इज़ 1/8। फिर इसके बाद आता है स्टडी के लिए दिया हुआ है 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 4/24 दैट इज़ 1/6। इसके बाद अदर्स हमें दिए हुए हैं 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा 3/24 दैट इज़ 1/8। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली, सबके लिए फ्रैक्शंस निकाल लिए। अब जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन मिलता है इस फ्रैक्शन को टोटल एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो टोटल एंगल 360 डिग्री होता है सर्कल का, तो हमने 1/3 को 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री। मतलब यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट है, हम इसको करते हैं 1/4 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब स्कूल टाइम के लिए यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर कर लीजिए 1/8 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है 1/6 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगेन ये हो जाएगा 1/8 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी पाई चार्ट आपको गिवन होगा तो उसके लिए आप एंगल बना सकते हैं। कभी कभी जस्ट अपोजिट वे में दिया होता है, आपको ये एंगल्स गिवन होंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर ये टाइमिंग हमें इस तरह से, हमें कोई भी पाई चार्ट गिवन होगा और उसके लिए हमें दे दिया गया कि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 110 का एंगल बन रहा है, ये 45 है और ये 60 है। मैं ऐसे ही रैंडम बना रही हूँ और हमें यहाँ पर एंगल्स दे दिए जाएंगे और हमें मान लीजिए टोटल गिवन है कि 24 आवर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप इसको मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना शॉपिंग में खर्च हो गया, इतना मॉल में खर्च हो गया, इतना हमें स्टेशनरी में खर्च हो गया, और ये कोई भी, तो हमें 1000 रुपीज़ का ये डिस्ट्रीब्यूशन एंगल के फॉर्म पर दिया होगा और हम इस एंगल को यूज़ करके और इस टोटल मनी को यूज़ करके हर एक में कितना कितना खर्च हुआ ये फाइंड कर सकते हैं। मीन्स शॉपिंग में कितना खर्च हुआ हम ये पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड दिस टोटल मनी। तो पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हमने एक मेथड ये बनाया कि हम एंगल निकालेंगे, सेकंड में हमें एंगल गिवन होगा और हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड कर लेंगे। थर्ड होता है कि हमें ये दोनों गिवन होते हैं, हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है, तो वो सिर्फ ड्रॉ करना है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बना करके पाई चार्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ कि अगर मान लीजिए हमें एंगल गिवन है और हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तब हम कैसे करेंगे। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमें 100 स्टूडेंट्स का एक ब्यौरा दिया हुआ है कि 100 स्टूडेंट्स में से
कितने बच्चे वॉक करके आते हैं स्कूल और इतने बच्चे साइकिल से आते हैं, इतने बच्चे बस से आते हैं। अब हमें यहाँ पर कितने बच्चे साइकिल से आए, कितने बच्चे वॉक करके आए, कितने बच्चे बस से आए, इसकी संख्या नहीं मालूम। हमें एक पाई चार्ट दे दिया गया और यहाँ पर इसका एक ग्राफ बना दिया गया। अब हमें एंगल पता है, हमें इसकी संख्या बतानी है। उल्टा करते जाएंगे। हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया है कि बच्चे वॉक करके आते हैं, साइकिल से आते हैं एंड बस से आते हैं, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें एंगल दिया हुआ है तो हमने लिखा एंगल। अब एंगल कितना कितना दिया हुआ है, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो वॉक करके आते हैं उसके लिए एंगल है 144 डिग्री, साइकिल से जो आते हैं उसके लिए एंगल है 72 डिग्री, बस से जो आते हैं उसके लिए एंगल है 144 डिग्री। अब हम यहाँ पर भी निकालेंगे फ्रैक्शन। अब इसमें फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते थे कि जो टोटल दिया होता था और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था उससे फ्रैक्शन फाइंड करते थे। यहाँ पर हमें जो गिवन एंगल है और जो टोटल एंगल है उनके बीच हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो वी नो दैट टोटल एंगल इन अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो फ्रैक्शन फाइंड करते हैं फॉर 144 डिग्री। तो हम 144 को न्यूमरेटर में दे लेंगे और 360 को डिनोमिनेटर में लेंगे। तो ये हमें मिल गया 144 अपॉन 360। 12 से कैंसिल करते हैं, 12 12 ज़ा 144 एंड 12 3 ज़ा 6, 36 एंड 0। तो ये हमें मिल गया 12 अपॉन 30। ये आगे भी 6 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। ओके, नाउ यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 360 डिग्री। तो ये हम करते हैं 18 से ये कैंसिल होगा, 18 4 ज़ा 72, 18 2 ज़ा 36 एंड 0। ये अगेन कैंसिल होगा 4 से, तो ये होगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो 1/5 हमें इसका फ्रैक्शन मिल गया। नेक्स्ट हो जाएगा 144 अपॉन 360। तो ये इसके जैसे ही हमें मिल जाएगा 2/5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसके फ्रैक्शंस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है उसको टोटल स्टूडेंट से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो फ्रैक्शन 2/5 है, टोटल स्टूडेंट्स है 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40। आप करके देखिएगा, 5 से ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स, तो ये हो गया 40। नेक्स्ट हो जाएगा 1/5 इंटू 100 दैट इज़ 20। नेक्स्ट हो जाएगा 2/5 इंटू 100 दैट इज़ 40। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर हमें एंगल पता होता है तो हम फ्रैक्शन जब फाइंड करते हैं तो टोटल एंगल से फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर एंगल नहीं पता होता, हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, उस केस में हम टोटल कंडीशन को यूज़ करते हुए फ्रैक्शन निकालते हैं। तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हमें करना है और पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने बुक से ही लिया है। हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the expenditure on various items and savings of the family during a month। और हमें ये दिया हुआ है पाई चार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है कि जो टोटल सैलरी आती है उसका 1 मंथ में उस सैलरी का 15% एजुकेशन में, चिल्ड्रंस के एजुकेशन में खर्च होता है, 25% फूड में खर्च होता है, 10% क्लोथ्स में खर्च होते हैं, 15% सेविंग्स है, 20% अदर एक्सपेंस है, 5% ट्रांसपोर्ट खर्च है और 10% हाउस रेंट है। अब हमें टोटल सैलरी को 100% माना है और उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम
द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। कौन से आइटम में एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है? तो हम इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है 25%, दैट इज़ फॉर फूड। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि खर्च किस में मैक्सिमम है? फूड आइटम में। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। कौन से आइटम का एक्सपेंडिचर सेविंग्स के इक्वल है? तो देखिए सेविंग कितना है? 15%। मतलब कौन सा और 15% है ये हमें देखना है। तो यस, एजुकेशन, ये भी 15% है, ये भी 15% है। मीन्स जो एजुकेशन पर खर्च है और सेविंग है वो दोनों इक्वल हैं। इसके बाद थर्ड हमें दिया हुआ है, इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ फैमिली इज़ 3000 रुपीज़, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। हमें दिया हुआ है कि जो सेविंग्स है वो है 3000 रुपीज़ और हमें बताना है कि अगर सेविंग 3000 है उस केस में क्लोथ्स पर खर्चा कितना होगा रुपीज़ के फॉर्म पर। ये तो हमें परसेंटेज दिया हुआ। अब आप कहेंगे कि हमें टोटल सैलरी या टोटल मनी अर्न तो नहीं दिया हुआ है कि उसने टोटल कितने कमाए। हमें पूछा गया है कि क्लोथ्स में कितने खर्चे होंगे, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आप रिलेट करिए। हमें एक दिया हुआ है कि सेविंग कितनी है? 3000। दैट मीन्स टोटल सैलरी का 15% सेविंग को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स 15% कितना है? 15% इक्वल है 3000 रुपीज़ के। तो 1% कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाई 15%। ओके। अब हमें पूछा गया है कि क्लोथ्स पर खर्चा कितना होगा। क्लोथ्स देखिए कितना परसेंट है? 10%। तो हम अब निकाल लेते हैं 10%। तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 15% इंटू 10%। तो दोनों परसेंट है इसलिए इनका डिवाइड बाई 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके। या फिर आप इसको यहाँ पर मैं करती हूँ, ये हो जाएगा 10% अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 15% इंटू 10%। तो हमें पता है कि परसेंट में डिवाइड बाई 100 होता है, तो दोनों में परसेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। कैंसिल करिए, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड ये 2 टाइम्स 0 और ये 0 मिला के ये क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज़। दैट मीन्स क्लोथ्स पर कितना खर्चा होता है पर मंथ? 2000 रुपीज़ इन रुपीज़ फॉर्म। तो आपने देखा कि अगर हमें कोई भी एक आइटम का कॉस्ट पता हो तो हम किसी भी का निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लॉथ का निकाला, वैसे ही मान लीजिए अगर हमें फूड के लिए बोला होता तो हम यहाँ पर 25 लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे ही इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे। और कौन सा एक्सरसाइज है? दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 पढ़ेंगे। अब इसके बाद डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अगर आप इसका हिंदी में मतलब देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी मीन्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे हमारे बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। हमें गिवन है कि ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आप कहीं जाते हैं रोज़, मान लीजिए आप ट्यूशन जाते हैं, आप अपने बैग में डेली अम्ब्रेला रखते हैं और किसी भी दिन बारिश नहीं होती। मान लीजिए आपने एक दिन अम्ब्रेला बैग से निकाल दिया और जब आप उस दिन ट्यूशन गए तो उस दिन बारिश हो गई। तो ये एक चांस हो गया कि रोज़ बारिश नहीं होती पर उस दिन बारिश हो गई। इसी तरह से आपने कॉइन देखा है, जब कॉइन को हम उछालते हैं तो क्या होता है कि उस कॉइन में या तो हेड्स आता है या टेल्स आता है। तो
तो जब हम उछालते हैं और वो कॉइन ऊपर होती है तब हम ये नहीं बोल सकते कि हेड्स आएगा या टेल, हम केवल ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हेड्स आ सकता है या टेल आ सकता है। मीन्स हेड्स आने की या टेल्स आने की कंडीशन फिक्स नहीं होती, पर वो प्रोबेबली होता है कि हेड्स आए, या प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि वो टेल्स आए। आप लूडो खेलते हैं, आपने पासा देखा है, जब भी हम कोई भी पासा या डाइस फेंकते हैं तो उस पासे में 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स लिखे होते हैं। तो जब भी हम पासा फेंकते हैं उनमें से कोई भी एक नंबर आता है, कोई भी एक साइड उसका फेस आता है, उसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, या उसमें 1 लिखा होगा, या उसमें 2 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। तो जब भी हम उसको इस तरह से उछालते हैं तब हम ये नहीं बोल सकते कि जब हम उसको फेंकेंगे तो उसमें कौन सा नंबर आएगा। पर आपने देखा होगा कि जब भी आप खेलते हैं आपको किसी नंबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, आपको उसकी गोटी को मारने के लिए आपको 3 डिजिट चाहिए, तो जब भी आप फेंकेंगे आप कहेंगे कि 3 आए, मतलब आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप उसकी एक प्रोबेबली कंडीशन बता रहे हैं। तो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी और गेटिंग रिज़ल्ट ये डिफरेंट होता है। प्रोबेबिलिटी में हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट तो एक फिक्स आता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब है जब भी हम डाइस फेंकें, जब भी हम जो कार्ड्स के सेट होते हैं 52 कार्ड से उसमें से कोई एक कार्ड उठा ले और हम कहें कि इसमें के आया है, या हम कहें कि उसमें क्वीन है, तो इस तरह से हम एक अपना अंदाज़ा जो लगाते हैं वो सबको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जो आने वाला होता है जिसका हम अंदाज़ा लगाते हैं उसको आउटकम्स कहते हैं। जैसे हम अगर सिक्का उछालते हैं तो हमने बोला कि हेड्स आएगा, हमारे फ्रेंड ने बोला टेल्स आएगा, तो 2 कंडीशंस हैं, मतलब सिक्का उछालने की कंडीशन पर 2 आउटकम्स होते हैं, या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो हम नेक्स्ट में मैंने एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी में जो हमने अभी वर्ड यूज़ किया उसको मैं लिखती हूँ। हमने यूज़ किया रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने यूज़ किया वर्ड आउटकम। तो ये आप पर समझ गए। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी प्रोसेस हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल्स हैं, इस तरह से इसमें कुछ बॉल्स डली हुई हैं और इनमें से कुछ बॉल ब्लैक है, ठीक है। मान लीजिए जिसको मैंने इस तरह से डार्क कर दिया, ये बॉल्स ब्लैक हैं और बाकी बॉल्स वाइट हैं। जब हम बिना देखे इसमें से कोई एक बॉल उठाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे हाथ में कौन सा बॉल आया, पर हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे हाथ में ब्लैक कलर की बॉल आई होगी या हमारे हाथ में वाइट कलर की बॉल होगी। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो बॉल निकालने की कंडीशन में कंडीशंस हैं कि ब्लैक बॉल आएगा या वाइट बॉल आएगा, वो क्या हो जाएगा, आउटकम। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी का, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे तो टोटल बॉल्स इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल बॉल्स कितने हैं, 14। अब इस टोटल 14 बॉल्स में से ब्लैक कलर के बॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और वाइट कलर के बॉल्स हैं 8। ओके। अब मान लीजिए कि हमने एक बॉल निकाल ली, ठीक है। मान लीजिए हमने इस तरह से एक पिक कर लिया। अब ये हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो इस कंडीशन पर क्या प्रोबेबिलिटी है, या कहेंगे हम क्या प्रूफ है कि ये जो बॉल है, या हम ऐसा कौन सा कंडीशन बता सकते हैं कितने % चांसेस होंगे कि ये बॉल वाइट हो।
तो उसको मैथ्स की लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल उठाई वो बॉल ब्लैक ही हो, या हमने जो बॉल उठाई वो बॉल वाइट ही हो। तो वही प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अगर हमने डाइस फेंकी तो हम बोलेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस डाइस में 3 नंबर ही उसके ऊपर के फेस पर आए। हमने सिक्का उछाला, हम कहेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हेड से आएगा। तो ये हम किसी भी आउटकम की एक प्रोबेबिलिटी कंडीशन फाइंड करते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी में स्टडी करते हैं। के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है इवेंट, ये क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो भी आउटकम्स आते हैं उसको हम कहते हैं इवेंट। अब नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, कौन सा आउटकम है, कितने नंबर ऑफ आउटकम इवेंट को बनाएंगे, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम मतलब जो कंडीशन हमारे फेवर में होंगी। जैसे मैंने यहाँ से एक बॉल निकाला, अब मैंने एकदम अड़ गई मैं अपने बात पर कि वो बॉल तो वाइट ही है, ब्लैक तो हो ही नहीं सकती, मतलब मेरे फेवर में कौन सा कंडीशन है, ब्लैक बॉल की कंडीशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल कितने कंडीशंस हो सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम ये निकालेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम पिक करें वो बॉल ब्लैक कलर की हो, तो उस कंडीशन पर जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पर कितने हैं, या हम कहें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 14, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 14। न्यूमरेटर में कौन सा वर्ड आएगा, तो न्यूमरेटर में ब्लैक कलर हमारा फेवरेबल आउटकम है। अब देखिए, जब भी आप बॉल उठा रहे हैं, मान लीजिए आपने ब्लैक कलर का ही उठाया, पर यहाँ पर देखिए ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है, तो यहाँ पर टोटल 6 ब्लैक, उनमें से आप कोई सा भी ब्लैक उठा सकते हैं। तो इसलिए न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, 6। ठीक है, जो हमारे फेवर पे होगा, जो हमारे कंडीशन के फेवर में होगा, उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे, और टोटल आउटकम्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम सिक्के की कंडीशन को, कॉइन को टॉस करते हैं, जब वो कंडीशन एज्यूम करिए, तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड्स आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही कंडीशन है, मतलब यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें हेड मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं, 2, हेड या टेल, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, जो हमारे फेवर में है, फेवर में क्या है कि हेड आना चाहिए। अब हेड की कंडीशन कितनी है, 1 ही कंडीशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर आप एक डाइस लेते हैं और इस डाइस को आपने थ्रू किया, तो इसमें टोटल कंडीशन या टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल आउटकम हो सकते हैं 6, क्योंकि कोई भी 6 डिजिट आ सकता है। अब मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशन है कि आपको चाहिए नंबर
4। अब नंबर 4 तो एक ही सरफेस पर होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, और न्यूमरेटर में 1 आएगा, क्योंकि एक ही सरफेस पर 1 होता है। यहीं पर अगर ये दे दिया गया कि आपने एक डाइस को थ्रू किया, ठीक है, और डाइस को फेंका, और हमें इसमें चाहिए टू गेट ऑड नंबर, ओके, हमें ऑड नंबर चाहिए। अब डाइस में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। दैट मीन्स टोटल आउटकम कितने हैं? 6। 1 2 3 4 6 कंडीशंस हैं। अब हमें चाहिए ऑड नंबर, तो यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से हैं? तो ऑड नंबर 1 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी टू गेट ऑड नंबर, तो ये हमें मिल जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो फेवरेबल आउटकम है। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हमने निकाल लिया कि 6 है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स कौन कौन से आउटकम में ऑड नंबर है? तो ये 1 2 और 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड नंबर हैं। यहाँ से अगर हम इनको देखें तो ये तो इवन नंबर है, तो हम इसको नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा 3/6, कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस प्रोबेबिलिटी में आपको गिवन होंगी, और इसके बेसिस पर आप इन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऑड नंबर लिया, इसी में कभी कभी हमें दे दिया जाएगा टू गेट नंबर डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं? तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। अभी 8th क्लास में हम इसका थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, फिर 9th 10th 11th 12th में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले 5.2 एक्सरसाइज करेंगे, देन 5.3 एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।